हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 क्लास 11th मैथमेटिक्स समुच्चय, जिसे हम सेट्स कहते हैं। ठीक है ना। समुच्चय या सेट पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से हमने उसे 11th क्लास में या 9th क्लास में हमने उसको पढ़ा। ठीक है ना। नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है ना। ये हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं संख्या पद्धति कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं हमारी आती हैं, सबसे पहले कौन सी संख्याएं आई, उसके बाद कौन सी संख्याएं आई, और उन संख्याओं में कौन कौन से नंबर से कौन कौन सी संख्या आती हैं। तो समझ रहे हैं, सबसे पहले जो संख्याएं आई हमारे पास वो हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, और इसका नोटेशन है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से। तो हमें ये नोटेशन याद रखना है कि किस नोटेशन से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो संख्याएं आई हैं वो संख्याएं हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। अच्छा, ये संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये संख्याएं स्टार्ट होती हैं भाई 1 से। 1 2 3 4 और कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है ना। 1 से स्टार्ट होती हैं अप टू इन्फिनिटी। 1 2 3 4 अनंत तक ये संख्याएं आती हैं। अच्छा, इसमें कई बार सारी संख्याएं जो इसमें नहीं आती हैं, जैसे उन्हें हम यहाँ समझ रहे हैं कि जैसे इसमें हम बोलें डेसिमल। डेसिमल नंबर इसमें नहीं आते हैं। डेसिमल नंबर जिन्हें आप कहते हो दशमलव, इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं आती हैं। ठीक है ना। इसमें P/Q वाली रूप की जो भी संख्याएं हैं वो भी नहीं आती हैं। अंश बटा हर वाली, है ना, वो वाली संख्याएं भी इसके अंदर नहीं आती हैं। इसके अंदर रूट वाली संख्याएं, रूट यानी वर्गमूल, वर्गमूल वाली संख्याएं भी इसके अंदर नहीं आती हैं। बात समझ में आ रही है ना। इसके अंदर नेगेटिव या ऋणात्मक वाली संख्याएं भी इसके अंदर नहीं आती हैं। जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये संख्याएं नहीं आती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक शून्य या 0 ये भी इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है सिर्फ 1 2, 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 1.1 नहीं आएगा, 1.01 भी नहीं आएगा, 1 के बाद सीधा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और कहाँ तक? अनंत तक। तो ये संख्या कहलाती हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएँ। अच्छा, इसमें हम बात करें कि सबसे मिनिमम या सबसे छोटी प्राकृत संख्या या मिनिमम वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वो हो जाएगी 1, और सबसे बड़ी परिभाषित नहीं है क्योंकि वो होती है अनंत, है ना। और अनंत कोई एक नंबर नहीं है, ये चलता जाएगा आगे, जितना आप आगे बढ़ाते जाओगे इसको चलता जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते कि इसमें मैक्सिमम नंबर क्या होगा नेचुरल नंबर का, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो होता है 1, जिसे हम कहते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आई। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नंबर 2, नंबर 2 है, इसके बाद आती है होल नंबर। होल नंबर जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, है ना। इसके लिए आप ध्यान रखोगे ये संख्या नहीं आती हैं। अब जैसे इस वाली संख्या के लिए कौन कौन सी संख्या आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, तो जो आती हैं उनको हम रफ़ कर देंगे, यहाँ से रफ़ करते हुए जाएंगे। ठीक है ना, ताकि आपके भी समझ में आए कि अच्छा चल क्या रहा है। तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या की हम बात कर रहे हैं नंबर 2 पे। होल नंबर पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं बड़े W से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल W से। तो होल नंबर में कौन कौन सी संख्याएँ आती हैं? होल नंबर में जो संख्याएँ, ये जो होल नंबर हैं, ये संख्याएँ स्टार्ट होती हैं 0 से। 0 1 2 3, है ना, ऐसे चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर की अगर बात करें, पूर्ण संख्या की अगर बात करें, तो इसके अंदर डेसिमल दशमलव वाली संख्या नहीं आती हैं, P/Q वाली संख्या नहीं आती हैं, रूट या वर्गमूल वाली संख्या भी नहीं आती हैं, ऋणात्मक वाली संख्याएं भी नहीं आती हैं। इसके अंदर शून्य आता है। ठीक है ना। तो अब ये शून्य हम रफ कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये जो शून्य है वो आ गया। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। नंबर 3, नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 पे आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। और इन्हें हम
कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आती है वो हम लिख रहे हैं। ये स्टार्ट होती है माइनस नेगेटिव से, चलता जाएगा, -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, अप टू इन्फिनिटी। तो इसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं ऐड हो गई। तो अब यहाँ से हम ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो हम मिटा देंगे, ठीक है ना। तो ये वाली संख्याएं इसके अंदर नहीं आती हैं, बाकी ऋणात्मक इसके अंदर आता है, 0 इसके अंदर आता है और धनात्मक संख्याएं इसके अंदर आती हैं, पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर आती हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं जेड पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का हो या आप इसे कहो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। एक बार कैमरे में चेक करते हैं ये जो हम लिख रहे हैं वो आ रहा है नहीं आ रहा, तो हाँ यस आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। और इतना जो पार्ट है उसे हम कहते हैं जेड नेगेटिव, या आप इसे कहो ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर, या इसे कहो आप ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक को जेड पॉजिटिव से, ऋणात्मक पूर्णांक को जेड नेगेटिव से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। और ये जो 0 बच गया इसे हम कहते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर या फिर क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो इतना कॉपी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 पे आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। कौन से? रेशनल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्या या फिर परमेय संख्या, ठीक है ना। और परमेय संख्याओं को या रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? कैपिटल क्यू से। अच्छा, रेशनल नंबर होते कौन से हैं? P/Q वाले। कौन से होते हैं रेशनल नंबर? जिन्हें हम P/Q के रूप में ले सकते हैं और जहाँ पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या मिले? 0 मिले। तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वो हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। -∞ से स्टार्ट होगा, -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, -1/2 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1/2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 3/2 मिल सकता है, 2 मिल सकता है। इस तरीके से ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, रेशनल नंबर के अंदर अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर में P/Q वाली जो वैल्यूज हैं वो आती हैं। इसका मतलब क्या? दशमलव वाली संख्याएं इसके अंदर आती हैं। जैसे हमने कहा कि 1/2 इसके अंदर आएगा, तो 1/2 का हम मीनिंग देखें तो हमें मिलेगा 0.5। इसका मतलब क्या कि डेसिमल वाले नंबर या दशमलव वाली संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर आती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर आती हैं, 0 इसके अंदर आता है, बाकी सब आता है। इसमें बस ऐड क्या हो गया कि P/Q वाली संख्याएं इसके अंदर आएंगी, मतलब दशमलव वाली संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई 2 क्या है, क्या 2 एक रेशनल नंबर है? क्या 2 परमेय संख्याएं हैं? तो हम क्या बोलेंगे कि यस सर हैं। क्यों हैं भाई? क्योंकि इसके नीचे भी अभी 1 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मैंने पूछा कि 1.5 क्या है, 1.5 आप बोलोगे सीधा कि दशमलव वाली संख्या हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर या परमेय संख्या हैं। लेकिन इसे हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, तो यस ले सकते हैं। क्या लिखेंगे? 3/2। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी रेशनल नंबर या परमेय संख्याएं। इसके बाद आती हैं इर्रेशनल नंबर, नंबर 5। इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर का कोई नोटेशन नहीं है मैथ में, ठीक है ना। और इसमें बस हम इतना समझेंगे कि इसके अंदर इर्रेशनल नंबर में रूट वाली संख्याएं आती हैं, रूट वाली संख्याएं आती हैं, ठीक है ना। या फिर हम बोलें कि वर्गमूल वाली संख्याएं आती हैं, वर्गमूल वाली संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं इर्रेशनल नंबर में, ठीक है ना। क्या आती हैं? रूट वाली संख्याएं या वर्गमूल वाली संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं। मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? √2 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है ना।
√3 आ जाएगा। तो ये वो जो संख्याएं हैं इसके अंदर पाई भी आता है, ई आता है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बोलो या फिर इसे बोलो चरघातांकीय, ठीक है ना। तो इसके अंदर पाई हमने पढ़ा है 22/7, ये भी इसके अंदर आता है, ई इसके अंदर आता है। तो इर्रेशनल नंबर में सिर्फ वर्गमूल या रूट वाली संख्याएं ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर ये ऐड हो गई तो इसका मतलब क्या कि हम इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 6 की, ठीक है ना, इधर समझ लेते हैं। तो नंबर 6 पे आती हैं हमारी रियल नंबर्स। कौन से? रियल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं भैया कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से। तो इसके अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं? हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर दोनों ही आते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं हम? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों से मिलकर बना होता है वास्तविक संख्या या रियल नंबर, जिसके अंदर ये वाली संख्याएं भी आएँ और ये वाली संख्याएं भी आएँ, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। मतलब हर तरह की संख्या इसके अंदर आती है। √ वाली संख्याएं आती हैं, पॉजिटिव वाली संख्याएं आती हैं, नेगेटिव आती हैं, जीरो आता है, पाई आता है, ई आता है, दशमलव वाली संख्या आती हैं, P/Q वाली संख्या आती हैं, वर्गमूल वाली संख्या आती हैं, है ना। रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में हर तरीके की संख्या आती है, ठीक है ना। तो ये आता है रियल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट एक नंबर और आता है, तो इतना आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम समझते हैं नंबर 7 पर कौन सी संख्या आती हैं, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नंबर 7 पर आती है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या, जिन्हें हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, सम्मिश्र संख्या जो है वो मिलकर बनी होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। क्या मतलब समझे? कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है सम्मिश्र संख्या के लिए कि उसमें वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या भी हो, रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो हमने बोला कि 3 + 5 आयोटा, तो यह है अपना आयोटा, ठीक है ना। जिस नंबर में आयोटा लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है 5 आयोटा, तो इसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। जहाँ पर आयोटा लग गया वहाँ पर उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। और ये वाला जो 3 है इसे हम क्या कह रहे हैं? रियल नंबर। ये तो रियल नंबर है ना, रियल नंबर कहो या फिर इसको क्या कहो? वास्तविक संख्या। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इन दोनों संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। ये हमारे 11th में ये पूरा एक चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि 3 + 5 आयोटा एक सम्मिश्र संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यदि मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आप बताओ कि 5 आयोटा क्या है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये एक काल्पनिक संख्या है। बिल्कुल सही। लेकिन वहीं पर फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या ये जो 5 आयोटा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो आपका क्या आंसर होगा? ठीक है ना। कई बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते वो समझ लेंगे कि इस समय पर भी ये एक सम्मिश्र संख्या है। आप बोलोगे कि इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, लेकिन देखो ध्यान से, क्या आप इसमें रियल पार्ट दिख रहा है आपको? क्या 0 एक वास्तविक संख्या या रियल नंबर है? यस है। तो इस 5 आयोटा को भी हम क्या बोलेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। वहीं पर अगर मैंने आपसे पूछा कि ये जो 3 है
वो क्या है? तो आप बोलोगे सर ये रियल नंबर है। लेकिन हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने पूछा कि क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? जिनको नहीं पता वो समझ लेंगे कि भाई इस समय पर भी ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कि इसमें हम ऐड कर रखा है हमने यहाँ पर 0 आयोटा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है ना। तो अगर हम केवल 3 की बात करें तो वो भी एक सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हम सिर्फ 5 आयोटा की बात करें तो वो भी एक सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा चैप्टर है हमारे 11th क्लास में, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। सो इतना कॉपी करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं समुच्चय या सेट। सो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट बात करेंगे सेट या समुच्चय की, कि समुच्चय या सेट होता क्या है। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। या हम समझें कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं भैया? समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो क्या मतलब समझे इससे, है ना। हमें कलेक्शन का मतलब पता है, हमें ऑब्जेक्ट्स का मतलब से पता है, ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, वस्तु हो गई, इज कॉल्ड सेट, ये सब पता है। लेकिन हमें नहीं पता कि सर वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ, या हम बात करें कि सर सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ। ये दोनों ही एक ही मतलब है, वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित। तो इसका मीनिंग हम समझ रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या मैंने आपसे कहा क्या कह रहे हैं हम, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या कह रहे हैं हम? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, तो आप सभी का एक आंसर होगा कि सर ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, अनंत तक। तो ये मुझे आंसर मिलेगा आपसे। क्या मैं भारत देश से बाहर जाकर बच्चों से पूछूं और दूसरे देश में जाकर बच्चों से पूछूं कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होगा, तो क्या सभी मुझे ये आंसर देंगे 1 2 3 टू इन्फिनिटी? यस, यही बोलेंगे। इसका मतलब क्या कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या सार्वजनिक सत्य है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, और यही संग्रह या यही कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर्स का। हर आदमी, हर इंसान यही मेरे को जवाब देगा कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 टू इन्फिनिटी। सही बात है। तो इसी शब्द को हम कह रहे हैं वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित, जो मुझे यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, सबसे मुझे एक ही आंसर मिले। वहीं पर अगर दूसरा एग्जांपल मैं बोलूँ आपसे कि बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन, इसको करेक्शन कर लेना, इंडियन क्रिकेट टीम। या हमसे पूछ रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के श्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं, श्रेष्ठ क्या करें, खिलाड़ी की बात कर रहे हैं हम। भारतीय क्रिकेट टीम के श्रेष्ठ खिलाड़ी या बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने आपसे पूछा कि आपके बेस्ट प्लेयर क्या हैं, तो आप में से एक बोलेगा कि सर मेरे जो बेस्ट प्लेयर हैं वो हैं कोहली। सबसे पहले कोहली का ही नाम आएगा आपके मुंह से, फिर हो सकता है धोनी का नाम आ जाए, फिर हो सकता है किसका नाम आ जाए, किसका, रैना का नाम आ जाए। मान लो कि रैना है, ये तो हो गया आपका आंसर। मान लो मैंने किसी और बच्चे से पूछा तो हो सकता है कि वो बोले कि सर मेरे तो बैट्समैन जो है वो बेस्ट प्लेयर नहीं है, मेरे तो बेस्ट प्लेयर कौन है, जो बॉलर हैं। तो वो क्या बोलेगा कि जडेजा, ठीक है ना, वो क्या बोल सकता है, जडेजा आ गया, अश्विन, बात समझ में आ रही है ना। या फिर वो बोलेगा
ऐसा बोल सकता है वो। या फिर मैं किसी और बच्चे से पूछूं तो वो बोलेगा कि नहीं सर मेरे बॉलर भी नहीं है, मेरे तो जो कीपर है ना वो बेस्ट प्लेयर हैं। तो कीपर के अंदर कौन कौन से नाम आ जाएंगे? वो बोल सकता है कि धोनी मेरा बेस्ट प्लेयर है। वो बोल सकता है, क्या नाम है उसका जो नया है ना अभी, क्या नाम है, KL राहुल बोल सकते हैं ना, KL राहुल। या फिर सर मेरा तो वो है द्रविड़ भी कीपर रहा था। मान लो कि मैंने किसी और बच्चे से पूछा तो वो मुझे बताएगा कि सर ये तो नए वाले हैं, मेरे तो जो पुराने हैं ना बैट्समैन वो मेरे बेस्ट प्लेयर हैं। तो वो बोल सकता है सचिन, ठीक है ना, वो बोल सकता है सहवाग, ठीक है ना, और द्रविड़ भी बोल सकता है वो। तो इसका मतलब क्या कि पर्सन टू पर्सन अगर मैं एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ जा रहा हूं तो मुझे वो जो समूह है श्रेष्ठ बल्लेबाजों का, श्रेष्ठ खिलाड़ियों का, वो समूह मुझे अलग अलग मिल रहा है। तो इसे मैं सुपरभाषित संग्रह या वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे आंसर पर्सन टू पर्सन मुझे चेंज मिला, ठीक है ना। अगर मैंने व्यक्ति दर व्यक्ति मैंने अगर आंसर पूछा या फिर जवाब पूछा कि भाई आपके भारतीय क्रिकेट टीम के श्रेष्ठ बल्लेबाज या श्रेष्ठ खिलाड़ी क्या होंगे, तो वो मुझे अलग अलग आंसर देंगे। किसी का कोई बेस्ट प्लेयर है, किसी का कोई बेस्ट प्लेयर है, ठीक है ना। तो ये मुझे जो आंसर मिलेगा वो एक आंसर नहीं मिलेगा। तो इस वाले शब्द को या इस वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलूँगा। क्या नहीं बोलेंगे इसको? वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इस केस में ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या नहीं बोलेंगे भाई? सेट नहीं बोलेंगे या समुच्चय नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और जिस लाइन का मुझे क्या मिल जाए, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन या सुपरभाषित संग्रह मिल जाए, उसे हम कहेंगे समुच्चय या सेट, समुच्चय या सेट। तो इस वाली बात को हम कहेंगे कि ये सेट है लेकिन ये सेट नहीं है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो इतना कॉपी करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें आता है टाइप ऑफ सेट्स एंड हाउ टू राइट अ सेट, है ना। मैनी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप से हम सेट को ले सकते हैं, वो समझेंगे आगे। तो उससे पहले कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है ना, या फिर इसे कहें समुच्चय का निरूपण। 2 टाइप से हम सेट को लिख सकते हैं। नंबर वन है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर आप इसे कहो समुच्चय निर्माण रूप। क्या कह सकते हैं इसको? समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ भाई। दूसरा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर जिसे हम कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। इसे भी आप 2 नाम से जानेंगे। एक तो हो जाएगा सारणीबद्ध रूप। क्या हो जाएगा भाई? सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। तो इन 2 तरीके से हम किसी भी समुच्चय को लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक इजी सा, बहुत ही सस्ता सा एग्जाम्पल लेंगे। वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं हम? वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या आप इसे कहो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, ठीक है ना। तो इस वाली बात को हम 2 तरीके से लिखेंगे। हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जिसे हम सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप कहते हैं, ठीक है ना। सो मान लो कि यहीं पर हम समझते हैं कि सेट को किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले अगर आप सेट को लिखोगे तो सेट को आपको लिखना है एक कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। कैपिटल A, कैपिटल B टू कैपिटल Z हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरा कि जितने भी एलिमेंट्स आते हैं या जितने भी अवयव आते हैं इस समुच्चय सेट के अंदर, उन्हें हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट को हम कहते हैं मझला कोष्ठक। क्या कहते हैं? मझला कोष्ठक। अच्छा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे या अवयव आएंगे उन सभी को हम कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे, है ना। कॉमा लगा के सबको अलग अलग करेंगे। जैसे हमने कहा वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो स्वर कौन कौन से हो गए? वोवल्स कौन कौन से हो गए? A, E, I, O, U।
तो इसके अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं ए ई आई ओ यू। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ध्यान रखना कि सेट को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम लिखते हैं स्मॉल लेटर में, और हर एलिमेंट को कॉमा लगाकर अलग करते हैं। जैसे हम कहेंगे इसको ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और इसे हमें रखना है मजला कोष्ठक के अंदर, है ना, या फिर करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये तरीका है सेट को लिखने का। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि इस रूप को हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं भाई? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जिसे आप कहते हो सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। बात समझ में आई? ठीक है ना। वहीं पर हम इसे लिखते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखो किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस बात को कि इसमें जितने भी अवयव हैं या एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हमने माना x। क्या माना भैया? x माना। तो किस तरीके से लिख रहे हैं? उस x या उस एलिमेंट को, ठीक है ना, वो हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि लैंग्वेज के रूप में भी कि किस तरीके से लिखते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, या फिर इस प्रकार है। क्या बोल रहे हैं? x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरीके से, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि x इस प्रकार है, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये समझे भाई हम, ठीक है ना। तो इस रूप को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं भैया इसे हम? सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर आप इसे कहो समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ में आई? ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। थ्योरेटिकली हम इसको कैसे समझेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म की या समुच्चय निर्माण रूप की बात करें तो इस वाले रूप में हम अवयवों को उनके गुणधर्म से लिखते हैं, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टी है उनके हिसाब से लिखते हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? इनकी प्रॉपर्टी या इनका गुणधर्म क्या था? इनका गुणधर्म या इनकी प्रॉपर्टी जो थी वो ये थी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या है ये वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है ना। ये इनकी प्रॉपर्टी या गुणधर्म था। अच्छा, अब बात करें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म की, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप में। ये रूप में हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लिस्ट के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? लिस्ट के रूप में लिखते हैं। तो लिस्ट के रूप में हमने इस तरीके से लिखा कि भाई उसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखो या फिर वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखो, तो हमने क्या लिखा? ए ई आई ओ यू, एलिमेंट्स के रूप में, लिस्ट के रूप में लिखा। तो ये तरीका तो हो गया रोस्टर टेबुलर फॉर्म का। और हम जब लैंग्वेज के थ्रू या उसमें प्रॉपर्टी के थ्रू लिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके थ्रू लिखते हैं, तो वो आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। तो ये दो तरीके थे सेट को, किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप, या फिर दूसरा होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। इतना बात समझ में आया? ठीक है ना। सो इसे कॉपी करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे समुच्चय के प्रकार या टाइप ऑफ सेट्स। समुच्चय के प्रकार, या फिर हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है ना। कि कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं वो हम समझ रहे हैं, टाइप ऑफ सेट्स। सो नंबर वन आता है नल सेट। नल सेट जिसे आप कहते हो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, है ना। इसे हम रिक्त समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। कैसे? रिक्त समुच्चय। अच्छा, जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक है ना। रिक्त समुच्चय क्या हो जाएगा? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या समझे? कि सेट इन विच एनी एलिमेंट डज नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना। जिसमें एक भी अवयव या एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, ऐसे सेट को, ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। बात क्लियर हुई? नल सेट या एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ओनली करली ब्रैकेट,
इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। या फिर हम इसे लिखें A इक्वल टू फाई। इस फाई का मीनिंग भी है, इस फाई का मीनिंग भी यही है कि ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट या अवयव उपस्थित नहीं है या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि A इक्वल टू हमने कहा इस तरीके से, तो ये जो सेट है वो नल सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो कौन सा है, 0। एक अवयव उपस्थित है ना इसमें, कौन सा, 0, तो इसे हम नल सेट नहीं बोलेंगे। दूसरी बात कि हम लिखें कि A इक्वल टू फाई, क्या लिखा हमने मजला कोष्ठक में करली ब्रैकेट में फाई लिखा, तो इसे भी हम क्या नहीं बोलेंगे, नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा, फाई, ठीक है ना। सो रिक्त समुच्चय या नल एम्प्टी सेट या नल सेट कौन सा होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो। सेट इन विच एनी एलिमेंट डज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय उसे हम कहते हैं जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, ठीक है ना। तो ये तो हमारा था नल सेट या रिक्त समुच्चय। इसके बाद नेक्स्ट जो सेट है वो आता है सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। क्या बोल रहे हैं, नंबर सेकंड पे आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आप इसे कहो या फिर आप इसे कहो, क्या कहो, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट और एकल समुच्चय। अच्छा, नाम से पता चल रहा होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो क्या कहलाता है भाई, एकल समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव उपस्थित हो एकल समुच्चय कहलाता है। सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है ना। सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट, इट मीन्स अगर हमने कहा कि A इक्वल टू 5 तो आप क्या बोलोगे इसे, सिंगलटन सेट। जैसा कि हम यहाँ पे समझा था हमने कि अगर आपने A इक्वल टू लिखा 0 तो ये नल सेट नहीं है, क्या बन गया ये भाई, ये बन गया सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, ठीक है ना। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सिर्फ एक अवयव उपस्थित हो, ठीक है ना। सिंगलटन सेट उसे हम कहते हैं सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट, ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या फिर आप इसे कहो क्या, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हम कहते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है ना। इसमें भी सेम थिंग, जैसा नाम वैसा काम। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, काउंटेबल वैल्यूज। क्या होता है, काउंटेबल वैल्यूज जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वैल्यूज। क्या कहा, परिमित का मतलब होता है जिनकी हम गणना की जा सके, गणना की जा सके, उन्हें हम कहते हैं परिमित, ठीक है ना। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। क्या हो, परिमित यानी गणना की जा सके, ऐसे अवयवों की संख्या हो जिनकी हम गणना कर सकें। तो क्या कह रहा है, परिमित समुच्चय क्या कहता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहा, सेट इन विच नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, कह रहा है कि 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ठीक है ना। क्या समझे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 या 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो क्या लिखेंगे, सेट ए के अंदर, माना वो सेट क्या है, ए है, तो आपको पता है किस में लिखना है, करली ब्रैकेट में मजले कोष्ठक के अंदर लिखना है। क्या लिखना है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 5, और किससे छोटी है भैया, 6 से छोटी है,
लेस देन 6, तो इसका मतलब उस सेट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 5। तो ये जो एलिमेंट्स हैं या ये जो अवयव हैं इनको हम गणना कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट हैं वो काउंटेबल वैल्यूज़ हैं, काउंटेबल नंबर्स हैं, ठीक है ना, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। सो उससे पहले कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट नंबर 4 है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसे हम कहते हैं अपरिमित, क्या कहते हैं भाई, अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो। अपरिमित का मीनिंग क्या हो गया, जिनकी हम गणना ना कर सकें। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल वैल्यूज, जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, ठीक है ना, उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट वैल्यूज। तो अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो। अवयवों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो। इनफाइनाइट सेट, सेट इन विच नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। एग्जाम्पल बोल दिया हमने कि यही बोल लेते हैं प्राकृत संख्याओं का संग्रह। क्या कहा हमने, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो क्या लिखेंगे सेट ए के अंदर, नेचुरल नंबर आपको पता है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको कैपिटल एन से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप इसको ए से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। तो इस सेट एन के अंदर जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट या अपरिमित हैं। तो ऐसे समुच्चय, ऐसे सेट को हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट। बात क्लियर हुई। सो नंबर 5 आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट कहो या आप इसे कहो समान समुच्चय। क्या कहा हमने, इक्वल सेट या समान समुच्चय। समान समुच्चय, जैसा नाम वैसा काम, चलता आ रहा है, वही समझेंगे। समान समुच्चय कह रहा है कि ऐसे समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। उसके साथ के साथ अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरी बात, अवयव भी समान होने चाहिए। इक्वल सेट, सेट इन विच numbers of elements are equal, numbers of elements are equal and elements will be same, ठीक है ना। एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 लिखा। मैंने सेट बी आपके सामने लिखा इन सेट बिल्डअप फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल, ठीक है ना। थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिख रहे हैं ताकि दोनों सेट आपको अलग अलग दिखें। क्या कहा, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है ना। क्या समझ रहे हैं, हमने क्या लिखा, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक किससे छोटी, एक्स एक 4 से छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या आने वाले हैं, 1 2 3 आने वाले हैं। तो इस केस में सेट ए एंड सेट बी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट या समान सेट हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 एंड एलिमेंट्स भी क्या है भैया, एलिमेंट्स भी क्या हैं, एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट या समान समुच्चय। एक बात और कि यदि सेट ए जो मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, अगर मान लो मैं सेट ए को इस तरीके से लिखता 2, 1, 3, तो इस केस में भी ये क्या है, एक ही बात है। आप एलिमेंट्स को जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हो। इसमें जो ऑर्डर है ना वो मैटर नहीं करता, क्रम निर्भर नहीं करता कि क्रम से हम लिखें। एलिमेंट्स को आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन एलिमेंट्स होने सेम चाहिए। जैसे 1 2 3 सो 1 2 3, ठीक है ना। एलिमेंट्स को आप आगे पीछे लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर। तो ये बात हमने समझी, ठीक है ना। सो इतना कॉपी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं। सो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्सिलॉन की, ठीक है ना। एप्सिलॉन का सिंबल होता है ये
इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना, ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये। तो एप्सिलॉन का मैथ में हम मीनिंग समझ रहे हैं। मैथ में मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू और हिंदी में बोलते हैं सदस्य है। तो इसका जो यूज है वो थोड़ा सा हम समझ रहे हैं साइड में कि इसका यूज क्या है। जैसे हमने मान लो कि सेट ए लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, AEIOU, ठीक है ना, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमने समझा। तो अगर हमने पूछा कि ई जो है क्या वो सदस्य है ए का, तो उसको हम किस तरह लिख देंगे कि ई बिलोंग्स टू या ई सदस्य है ए का, इस तरीके से हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इस बात को कि ई सदस्य है ए का, ठीक है ना, ई बिलोंग्स टू ए, ऐसा हम इसको समझ रहे हैं। ये इसका मीनिंग क्या है, ई बिलोंग्स टू ए या ई सदस्य है ए का। वहीं पर अगर मैं बात करूं पी बिलोंग्स टू ए, क्या पी सदस्य है ए का, तो आप क्या कहोगे, नो सर। तो इस बात को हम यहाँ कैसे दर्शाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, इस तरीके से उस एप्सिलॉन को काटते हुए। तो क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे पी सदस्य नहीं है ए का, है ना। क्या बोल रहे हैं, पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या कहा हमने, P डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो उस बात को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि P डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड E बिलोंग्स टू ए या E सदस्य है ए का। बात समझ में आई। तो एप्सिलॉन का जो मीनिंग है वो हम समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बात हमने समझी। इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसेट क्या होता है। सो कॉपी करेंगे इसको।